Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Hafiz Numan Durrani and today I'm here again with another podcast with another amazing personality. लेकिन आज की पॉडकास्ट जो है वो हम उर्दू में करेंगे और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आज जिन शख्सियत के साथ मैं बैठा हूँ माशाल्लाह वो शख्सियत ऐसे हैं जिन्होंने बरतानिया में मैं तो इनको बहुत तरह से जानता हूँ, बहुत वे से ये मोहसिन है मेरे, लेकिन ज़्यादातर जो इन शख्सियत के बारे में अगर आपको समझना है तो इन्होंने उर्दू के बारे में ऐसी एक मुहिम चलाई, आज से कई साल पहले ऐसी एक मुहिम चलाई कि जिसमें इन्होंने उर्दू को उजागर किया, उर्दू की जो एक पकड़ इस बरतानिया से और इन ममालिक से ख़त्म होती जा रही थी उन पर बड़ी अच्छी कमांड ली और उसको फोकस किया और उसको समझाया कि उर्दू कितनी ज़रूरी है इंसान के लिए। बाकी तो जो लैंग्वेजेस होती हैं वो होती ही रहती हैं, लेकिन अपनी जो मादरी ज़बान होती है उसको इन्होंने लेके चले। बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक, बहुत अच्छे इंसान और जिसको हम कहते हैं कि रत्बुल लिसान, मीठी जबान वाले, मीठे अंदाज से बात करने वाले। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल जरदार खली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से माशाल्लाह। बिल्कुल, अल्लाह का बहुत शुक्रिया आपका आज हमें टाइम देने का। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया। मैं आपके देख रहा हूँ माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी कोशिशें की, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह खैर। सुहेल भाई, आज जो हमारी पॉडकास्ट का स्टाइल है वो है मोर अबाउट द पर्सन, आपके बारे में। आपके जो बहुत सारे मद्दा जो हैं, बहुत सारे आपके जो चाहने वाले हैं वो आपको सुहेल जरदार खलिश तो जानते हैं, लेकिन सुहेल कौन थे? ये सुहेल साहब कहाँ से आए और कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो आज आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना बचपन बताइए, कहाँ आपकी पैदाइश हुई, कैसे आपका स्टार्ट हुआ? थोड़ा सा बचपन में चलते हैं। असल में हुआ ये कि हम बहुत छोटी उम्र में हम नाज़िमाबाद के इलाके में हम रहा करते थे। छोटी उम्र से वहीं रह रहे, पापोश नगर के इलाके से 5A से, वहाँ से हमारी इब्तिदा हुई। हमारा पूरा ख़ानदान, ननिहाल वगैरह सब वहीं थे, तो हमारी पर अपब्रिंगिंग जिसको आप कहेंगे, परवरिश जो है वो नाज़िमाबाद की गलियों में ही बड़ी अदब परवर, बड़ी जिसको आपने रद्बुल लिसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उस तरह की बोली वहाँ बोली जाती थी और बड़ी मीठी ज़बान थी, बहुत अच्छी गुफ्तगू होती थी। ये नहीं थी कि बहुत ज़्यादा अदबी और शेरी फ़ज़ा बहुत आम थी, लेकिन थी, ऐसा नहीं था कि नहीं था। तो वहाँ हम रहे, वहाँ बचपन गुजारा उन्हीं गलियों में। हरचंद के उस वक्त कराची के हालात बहुत ख़राब होना शुरू हो गए थे, इब्तिदा हो गई थी, मेरा ख्याल है 86-87 से जो सिचुएशन थी। लेकिन उसके बावजूद हम बहुत अच्छी तरह मोहल्ले में रहे, पले बड़े, वहीं औकात किया, वहीं बचपन के दिन गुजारे, जवानी के दिन गुजारे और महफिलें अटेंड की, मुख्तलिफ एक्टिविटीज रही, तो वहाँ गुजरा है। कितने बहन भाई हैं आप? हम 2 बहन भाई हैं, मेरी बहन है बड़ी और मैं हूँ, लेकिन असल में हम इसको 2 को नहीं, हम अपने आप को 8 बहन भाई मानते हैं। उसकी वजह यह है कि मैं बहुत छोटी उम्र में था तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और हम अपने मामू मरहूम की ज़ेर साया, ज़ेर तरबियत रहे और उनकी कफालत में रहे, उनके साथ रहे। तो हम उनके भी 6 माशाल्लाह बच्चे थे, तो वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम सब। तो हम टेक्निकली तो वैसे 2 बहन भाई हैं, लेकिन उसूली तौर पे हम 8 बहन भाई हैं। 8 बहन भाई। अच्छा, आप बहन भाइयों में बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं? नहीं, मुझसे तो सब बड़े हैं, सबके सब बड़े 8 में से, लेकिन मैं और मेरे बाद मेरा एक छोटा भाई मामूज़द भाई मेरे साथ तो है, तो वो है, लेकिन हम बाकी 6 लोग हमसे बड़े ही हैं। अच्छा सुहेल भाई, थोड़ा सा बचपन में चलते हैं। कैसे बच्चे थे आप शरारती? देखिए मुझे पता है बहुत सारी चीजें हाइड करनी पड़ेंगी, लेकिन शरारती थे, अदब वाले थे, कैसे थे आप? असल में देखिए, कोई बच्चा अगर शरारत ना करे तो फिर वो बच्चा नहीं है ना, फिर तो वो बड़ा हो गया। फिर तो बड़े होने के बाद तो ऐसा नहीं कि हम शरारती नहीं थे, हम बहुत शरारती थे। हम दोपहर के वक्त छतों पे चढ़ के क्रिकेट खेलने का शौक, शाम में पतंगे उड़ाने का शौक और अपना जो सड़क पे क्रिकेट खेलने का शौक, ये सारे शौक अपनी जगह मौजूद थे। लेकिन तालीम तरबियत भी जाहिर है वो घर का हिस्सा थी, और ऐसा नहीं था कि घर में इस हवाले से सख्ती हो। जाहिर है बच्चे माशाल्लाह ज्यादा हो तो मसाइल तो होते हैं, चीजें तो होती हैं, लेकिन उसके बावजूद रोक टोक की एक हद थी और उस हद को अल्लाह का शुक्र हमने भी कभी क्रॉस नहीं किया और घर वालों ने भी सोचा कि ठीक है यहाँ तक तो बच्चे को जाने। देखिए अगर ये सब ना हो ना तो बच्चे की ज़हनी नशोनुमा रुक जाती है, फिर वो बच्चा जो जहाँ पहुंचना चाहता है शायद वो वहां नहीं पहुंचता। तो ठीक है, शरारतें तो खूब की। तो आप साथ साथ प्रिविलेज भी थे क्योंकि सबसे छोटे थे, टेक्निकली सेकंड लास्ट थे, तो आप चहीते भी बहुत चहीते थे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि
वालदा के या मामू के या ममानी के, बड़े बहन भाइयों के भी, और जेरे अताब भी रहते थे अक्सर, ऐसी बात नहीं है। तो वो अलग था, वो एक हमारे घर में एक माहौल होता है, लेकिन चाहत मोहब्बत सब अपनी जगह थी। यानी कि जब जिस वक्त जो करना चाहा, हमारे बड़ों ने हमें सपोर्ट किया, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। इल्म हासिल करना चाहा, शायरी करनी चाहिए, लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहा, या जो भी कुछ करना चाहा, वो सब हुआ। इब्तिदाई तालीम स्कूल कहाँ से आपने? हाँ, कौन सा स्कूल था? मैं नाज़िमाबाद में, जैसे मैंने आपको बताया, वहीं हमारी रिहाइश थी, और वहीं जो 4 नंबर के इलाके में चिल्ड्रन एजुकेशन सेंटर एक स्कूल हुआ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल अभी भी था? अब मेरा ख्याल नहीं है वो, अब वो तो टूट टाट के कुछ और शायद बन गया होगा, मुझे नहीं पता, मैं बहुत अरसे से उस तरफ गया नहीं। वहां से रही, फिर हम जिन्ना कॉलेज में मैंने पढ़ा, फिर कराची यूनिवर्सिटी से करा। फिर उसी दौरान हालात कुछ इतने मुख्तलिफ हो गए, और आपको अंदाजा है कराची के, तो मेरा ख्याल है 1996 में फिर मैं लंदन आ गया। ख्याल नहीं, बरतानिया हम आते हैं अभी। बरतानिया से पहले आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है, तो आप मेडिकल डॉक्टर हैं या आप पीएचडी डॉक्टर? नहीं, मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। मैं बरतानिया जब आया तो उस जमाने में मैंने यहाँ अपनी तालीम मुकम्मल की, और उसी के बाद मेरी आगे मैं चलता रहा। तो यहाँ उस जमाने में बहुत जबरदस्त एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी थी, उसी में मैं जॉब भी करता था, वहां था। तो मैं वहीं से फिर मैंने अपना बाकी तालीम मुकम्मल की। तो वहीं से मेरी ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में मैंने पीएचडी यहाँ से की, और ये 2003 में गालिबन 4 में की थी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी थी। अच्छा, तो बहुत अच्छा एक सेटअप रहा। अच्छा, तालीम से मुंसलिक रहे तो चलता रहा सिलसिला। अच्छा, वहां पाकिस्तान से चले सुहेल जर्रार, ऐसा ही है? सुहेल जर्रार पाकिस्तान से चले और 1996 में पहुंचे बरतानिया। तो पापोश से बरतानिया के आगोश तक का सफर जो है वो कैसे हुआ? आपको कैसे ख्याल आया कि पापोश छोड़ के आगोश से बरतानिया में जाया जाए? उसमें ऐसा लगता है कि शायद हमने पापोश छोड़ दिया है, नाज़िमाबाद छोड़ दिया, वो छूटा नहीं है, वो अभी तक है, साथ लगा हुआ है। और वो बड़ी मुनफरिद और मुख्तलिफ, मैंने जैसे कहा, हालात थे। उन हालात में हम पहले तो पापोश से छोड़ के हम लोग गुलशन इकबाल शिफ्ट हुए। अच्छा, वो हालात के पेश नजर जो भी थे, तो वो हम वैसे ही आधे टूट गए थे, क्योंकि अच्छा, उसके बावजूद हमारा तो हर वक्त का आना जाना यही था। हम तो यही नाज़िमाबाद की उन्हीं गलियों में घूमना फिरना, कभी इधर, सारी दोस्ती यारी सब ताल्लुक यही था। तो हम तो कहीं और जा ही नहीं पाते थे, आना ही यही था, जाना यही था। तो फिर उस वक्त डिसाइड किया कि जब उसकी गली को ही छोड़ दिया तो उसके शहर को भी छोड़ दो फिर। अच्छा। फिर अब रहने की जरूरत ही नहीं है ना। तो हमने फिर यही किया कि हमने उनकी गली को भी छोड़ा, उस शहर को भी छोड़ा। असल में हुआ ये कि मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, मैं मास्टर्स के 2nd ईयर में था। फर्स्ट ईयर मैंने कंप्लीट कर लिया था, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहा था वहां में। अच्छा, तो उसके बाद हुआ ये कि सिचुएशन ऐसी हुई कि यूनिवर्सिटी नहीं जा सके, वो हालात बहुत ज्यादा कुछ मसले मसाइल हुए, तो डिसहार्ड हो गया ना। मैं एग्जाम देने गया यूनिवर्सिटी में, मैं अपना जो एडमिट कार्ड होता था या मेरे पास जो यूनिवर्सिटी कार्ड था, वो हम पापोश और गुलशन के बीच में फंसे हुए थे। तो वो आधा कुछ यहाँ रह गया, कुछ वहां रह गया। वो हमें यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे, ये आप बात करें 90s में जो क्राइसिस थे कराची में, जी, उनकी बात कर रहा हूँ, 95-96 की बात है। हम यूनिवर्सिटी के अंदर ही जाकर दाखिल नहीं हो सके, हमने कहा अपनी मादरे इल्मी में दाखिल नहीं हो सकते, तो भाई अब तो फिर मतलब तोहफे हम पे कि हम यहाँ रहने का फायदा क्या? अगर हम अपने भाई इसी में पढ़ रहे हैं और एग्जाम का दिन है, लेकिन जा नहीं सकते, कुछ वजूहात रही, और वहां जा नहीं सकते थे, वापस हालात खराब थे, हम कहाँ से जाते? उसमें डिसाइड हुए, तो फिर हम अब चलो बाहर चलते। तो आला तालीम के लिए फिर आपने डिसाइड किया हमने यहाँ गए, आला तालीम के लिए बरतानिया का फिर आपने और यहाँ आके पढ़ाई करेंगे, इसी सिलसिले में फिर यहाँ आ गए। अच्छा, बरतानिया चूज करने की कोई खास वजह थी या उस वक्त अच्छी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन बरतानिया में मौजूद थे? नहीं, असल में उसमें था कि कुछ और दोस्त पहले से यहाँ मौजूद थे, तो वो एक मशवरा होता है ना। अच्छा, वो देखे, वो ना इंटरनेट का दौर था, ना बहुत ज्यादा मालूमात आपको इस तरह मिलती थी। तो जो मालूमात थी वो ये थी कि भाई कुछ दोस्त हैं, और एक बहुत बड़ा सहारा होता है ना, दोस्त तो हमेशा से सहारा होते हैं। तो हमने कहा चलो भाई दोस्तों के सहारे चलते हैं वहां, और वहां बैठेंगे जाके। तो उन्हीं दोस्तों की सपोर्ट से फिर उन्होंने एडमिशन वगैरह में मदद की, फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ढूंढी, ये किया, फिर वो यहाँ हमें बुलाने के लिए उसमें रहे। तो फिर यहाँ हमें आसानी इस हवाले से रही कि हम यहाँ आ गए। माशाल्लाह। अब आप पहुंच गए हैं बरतानिया में, अब पापोश से निकल के गुलशन, गुलशन से निकल के बरतानिया आ गए। अब जो यहाँ बरतानिया की आपकी जर्नी शुरू हुई,
यकीनन 1996 तो आपका गुजरा होगा बहुत बिजी आपकी यूनिवर्सिटी के साथ, लेकिन वो शुरू के कुछ साल तो आपके जी, बहुत ऐसे ही रहा, ज्यादा ऐसे ही यूनिवर्सिटी के साथ बिजी गुजरे होंगे, और आप डॉक्टरेट कर रहे थे तो फिर और भी ज्यादा पढ़ाई और सारी चीजें होती होंगी। उस जमाने में आपकी मसरूफियात क्या रही, अभी उस जमाने में क्या रही शुरू में? देखिए उस जमाने में शुरू में देखें बड़ी मुश्किल लाइफ होती है, हर शख्स जो भी नया आता है, मैंने उसको हमेशा लोगों से ये बताता भी हूँ, कहता भी हूँ कि वो एक आग का दरिया था और डूब के जाना था, उसमें मसला ये था। तो अब करना तो था, यानी कि शुरू के 3-4 महीने बाद तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये मेरे रहने की जगह नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। और मैं अप्रैल 1997 में पाकिस्तान वापस चला गया, ये सोच के कि अब मैं तो वापस नहीं आऊंगा, जो भी जितनी भी हो गया बस ठीक है, यहाँ तो रह नहीं सकते भाई। यानी कि मैंने, आप यकीन करें, मैंने उस पर एक शेर कहा कि मुझे कत्लगाह भी अजीज थी, मेरे अपने शहर की चीज थी। माशाल्लाह। मतलब कराची के लिए मेरे ये जज्बात उमड़ आए। मैं लिवरपूल स्ट्रीट के स्टेशन पर खड़ा था और बेसाख्ता मेरे दिल से निकला कि वो मैं क्या करूं, शहर कातिल में नमू पाने की ख्वाहिश का समर यही मिलता है कि अब खींचिए लाशा खुद ही। माशाल्लाह। ये भी मैं लिवरपूल स्ट्रीट पे खड़ा हूं कि मुझे परेशानी, मैं अब यानी कि शहर कातिल में तो मैं अपना लाशा खुद ही घसीटूंगा। हाँ, इस मुकाम पे आ गया हूं। डीप आपने बात की कि यहाँ दिल लग नहीं रहा और वहां से दिल छूट नहीं रहा, मतलब दोनों चीजें हैं ना ये बड़ा मसला। अब मैं वापस पहुंचा पाकिस्तान। अच्छा, डॉक्टरेट पूरी हो गई? नहीं, अभी तो मैं बैचलर्स मास्टर्स के लेवल पे था, वो तो बहुत आगे जाके 2003-4 में जाके वो कंप्लीशन हुई है ना सारी, वो तो बहुत लंबा टाइम लगता है उन चीजों में। तो मैंने कहा कि यार अब तो मुसीबत हो गई यहाँ तो, यानी कि मैं वहां पहुंचा वापस पाकिस्तान, वहां तो जो मैंने आवभगत देखी, जो मोहब्बत देखी, ना सिर्फ दोस्तों की, खानदान वालों की, जाहिर है हमारे खानदान में बड़ा एक ये था कि बड़ी मोहब्बत चाह, सब एक दूसरे के साथ रहते थे। बहुत कम लोग मुल्क से बाहर गए थे, जाने का तस्वुर ही था नहीं, भाई जो कुछ है यहीं रोजी रोटी कमाओ, यहीं पढ़ो, तालीम हासिल करो। मैं भी जिस वक्त जा रहा था तो बड़े मैंने अपने घर में अपने बुजुर्गों के रोने पीटने तक देखे, अरे बेटा कहाँ जाओगे, क्या करोगे, रहने दो, यही अच्छा है। मोहब्बत है ना, इस मोहब्बत का तो कोई हल नहीं है। वहां पहुंचे तो देखा वही मोहब्बत डबल हो गई, और उसमें ये फख्र भी शामिल हो गया कि हमारा बेटा तो बाहर गया हुआ है। उस जमाने में तो ये बहरहाल आज से कोई 28 साल पुरानी बात है। तो एक बड़ा फख्र भी महसूस हुआ लोगों को कि जनाब ये तो हमारा बाहर से पढ़ के आ रहा है और ये है वो है। अच्छा, अब वो अभी पढ़ रहा है, अभी तो हुआ नहीं है, तो बस फिर वो जज्बे थे वहां, फिर ये महसूस किया। अच्छा, फिर जिस वक्त आप वापस जाते हैं पहली दफा, मैंने हमेशा नोट किया, पहली दफा जो भी वापस जाएगा ना, उसके दिल में एक बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है कि यार मुल्क के लिए भी होती है, और ये भी होता है कि बस अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर वो हालात हैं, वाकयात हैं, वो मसाइल है, आपने जिंदगी को, अगर आपको अल्लाह ने ऑप्शन दिया है, अच्छा ऑप्शन दिया है, और भी तो हजारों लोग थे, अल्लाह ने आपको चुन लिया, तो आप अपना वो काम करें। अच्छा, आप अपने अंदर 1997 में खैरबाद कह के गए थे बर्तानिया से, या आप विजिट करने गए थे? नहीं, वैसे तो मैं खैरबाद से, मेरे पास वीजा तो था, तो मैंने ये टेक्निकली तो दिल से तो मैं कह गया था यार अब मैं नहीं आऊंगा। बल्कि मेरे कुछ दोस्तों से बात हुई जब मैं जाने लगा, एक दो दोस्त मेरे बड़े पुराने दोस्त थे, हमेशा से हैं, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत व आफियत वाली जिंदगी दे। तो मैंने उनसे मशवरा किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई नहीं यार, तुम आ जाओ, अब जो है ना कोई मसला नहीं है तुम्हारी, तो मैं वहां पाकिस्तान में भी एक जगह जॉब करता था, तो तुम्हारी कोई मसला नहीं है, तुम्हारी जॉब वगैरह भी तो हो जाएगी, वो तो तुम्हारे जाने वाले लोग हैं, वो तुम्हें जॉब भी दे देंगे दोबारा, तुम आ जाओ वापस, कोई मसला नहीं है, तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है। और अच्छा, मतलब यानी कि हमारे दोस्त हैं डॉक्टर इकबाल मुगीरा साहब और इमरान उद्दीन साहब, ये हमारे दोनों बड़े दोस्त हैं। तो इमरान का मुझे जुमला याद है कि बस यार ये करके तू अपने बाइक के पैसे बना ले, इतने पैसे बना ले कि तेरी बाइक आ जाए ना, जितने तुझे घूमना फिरना है, बाकी काम देखा जाएगा। तो हमने कहा यार इतना तो कर लिया, अल्लाह का शुक्र है, तो ये हो जाएगा। यानी कि ये तक सिचुएशन थी। तो फिर हम जब वापस पहुंचे, वहां जो सिचुएशन थी, जो हालात थे, फिर दोस्तों ने सबने मशवरा दिया, यार बेहतर ये है कि अभी तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो और तुम जाओ, जाहिर है वापस जाओ, अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है। तो वो मैंने भी इस बात को समझा, मैं तकरीबन कोई 2-3 वीक रहा वहां, और फिर मैं वापस आया। फिर उसके बाद तो फिर यहाँ आके तो फिर मैं 2-3 साल के बाद गया, फिर मैं फिर मैंने। उस वक्त आप क्या एज होगी उस वक्त आपकी? ये अभी बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। 30 चल रहे हैं आपके? नहीं, ये मैं तकरीबन जब आया हूँ 23-24 आधे टाइम ऐसे 24। तो अभी बिल्कुल आपका लड़कपन का टाइम चल रहा है, बहुत सारी चीजें आपने भी देखनी है, बहुत सारी चीज समझ ली। अब आप आ गए वापस, आई गेस 1997 के एंड में ही तक में आप वापस आ गए होंगे। बस नहीं, मैं तो 1997 अप्रैल में गया हूँ, और मेरा ख्याल है एंड में, नहीं अप्रैल के भी एंड में वापस आ गया, शुरू में गया और आ गया, बकरा ईद के दिन पहुंचा था मैं, और मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते में वापस आ गया, मुहर्रम से पहले। तो रियल बर्तानिया की जो जर्नी शुरू हुई वो वहां से अब शुरू हुई जब आप वापस आ गए,
और अब जो आप वापस आए तो अब तकरीबन पीछे कश्तियां जला के तकरीबन मतलब के अब आपको पीछे जाने वाला ख्याल अब आपके दिल में नहीं उठ रहा होगा। नहीं देखिए, पीछे जाने वाला ख्याल तो आज भी है इसको तो हम नहीं निकाल सकते। हर वक्त ये सोचते हैं कि बस अब कुछ दिनों के बाद ये करेंगे, कुछ अरसे के लिए जाके रहेंगे। वो कुछ अरसा अभी भी होता है, जब जाते हैं शुरू के 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना, फिर उसके बाद होता है कि नहीं यार चलो। बस में हुआ ये ना कि देखिए एक ऐसी एज थी, 24-25 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती। आप 10 साल तो शुरू के निकाल ही दीजिए, आप खेल कूद में निकल गए, तो असल में तो आपने 10-12 साल ही उस जगह गुजारे थे जो आपका शहर था, जिसको आप कहते हैं जहां आपने जिंदगी शुरू की थी। लेकिन असल जिंदगी यहाँ शुरू हुई है। देखिए ना, यहाँ पढ़ाई की, यहाँ आपने नौकरी की, यहाँ फिर आपकी शादी, जो भी कुछ हुआ, फैमिली हुई, सब कुछ यही हुआ, घर बार हर चीज, दोस्त अहबाब। अब जो बहुत बड़ा हल्का है वो तो यहाँ है ना, वहां तो अब दूर हो गए लोग, कुछ ताल्लुक नहीं रहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो वापस जाने वाला जज्बा तो रहता है, हाँ, लेकिन उस वक्त भी यही था ख्याल कि बस अब थोड़ा सा और मास्टर्स कर ले एटलीस्ट, तो फिर चलते हैं। अच्छा, ये जहन में था, यही जहन में था, हमेशा रुकने वाला जहन में तब भी नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। अच्छा, अब आपकी एजुकेशन चल रही है, आपकी एजुकेशन आपने कंप्लीट की, थोड़ा सा जंप करते हैं आगे। माशाल्लाह आपकी एजुकेशन चलती रही, मास्टर्स आपने किया, आपने पीएचडी कर लिया आपने। अब आप पहली बात तो बरतानिया के किन इलाकों में आप ज्यादातर है, कहाँ एसोसिएशन आपकी किन इलाकों से ज्यादा रही? अच्छा, मैं हमेशा से ना इस मामले में बड़ा नॉस्टैल्जिक हूँ। मैं मतलब हमेशा से जिस इलाके में रहता हूँ, बस उस इलाके को, मैं जिस इलाके में रहता हूँ इसको भी मैं पापोशी कहता हूँ। ये नाज़िमाबाद है यहाँ का ना। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह, हमारे एक और दोस्त था असद, शायद आपसे उसकी मुलाकात हुई हो, वो हमेशा कहता था ना कि सुहेल भाई का ये है कि ये जहाँ रहते हैं अपने साथ और सारों को भी यहीं ले आते हैं। अच्छा, बहुत से लोग, मैं सन 2000 से हेज में इस इलाके में रह रहा हूँ। यहाँ हुआ ये कि जब मैं आया तो बाकी दोस्त अब सब ईस्ट की तरफ रहते थे, कोई इधर रहता था, लंदन से इधर उधर। तो मैंने कहा नहीं यार, सब इधर आओ, आहिस्ता आहिस्ता मसला यहाँ एक हल्का बाब बन गया। तो अब मैं मोस्टली तो इसी एरिया में रहा हूँ, वेस्ट लंदन की तरफ, हाँ, हेज में, और इस तरफ रहा हूँ वेस्ट में। और मोस्टली क्या मतलब 24 साल तो यहाँ हो गए ना, 28 में से 24 साल तो यहाँ हो गए रहते हुए। तो ईस्ट लंदन की तरफ भी मैं रहा हूँ, आना जाना बहुत इसलिए वहां रहता है कि जाहिर है मैं चैनल से वाबस्ता हूँ, उसके काम है और जो चीजें हैं, जॉब है, काम की नौयत मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ हवालों से जाना पड़ता है आपको। ज्यादातर आपका जो रहा वो हेज ही रहा, मेनली वेस्ट लंदन हेज में आप। अच्छा, अब 2003 में आपका मास्टर्स हो गया, आपकी पीएचडी हो गई, आप डॉक्टर बन गए। आपकी शादी कौन से साल में हुई? शादी हुई है 2001 के दिसंबर में। अच्छा, लेकिन मेरी वाइफ और इनको आते मेरे ख्याल 1-2 साल लग गए, क्योंकि जाहिर है कुछ हमारा भी वही था, आना जाने का था कि मैं जाके 3-3 महीने रुक रहा था उस जमाने में वहां पाकिस्तान में, और 2-2 महीने रुक जाता था, कभी कुछ था कभी कुछ थी, चीजें की नौयत तो चल रही थी। लेकिन जाहिर है मतलब मुझे याद है कि हमारे जो ननिया ससुर थे, मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो मुझसे कहने लगे कि भैया देखो, तुमने कहा था कि तुम तो वापस आओगे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आएंगे वापस, यानी कि शादी के बाद भी, शादी होने के बाद मैंने कहा जरा हो जाए, जरा ले जाते हैं, फिर आ जाएंगे दोबारा वापस। ये उस वक्त तक वापस चल रहा था ना। तो फिर जब हम आए, फिर शादी होके आ गए, फिर ये आ गई हमारे साथ, फिर हम लोग यहाँ एक नई जिंदगी शुरू हो गई। और जाहिर है फिर वो जिंदगी के 7-8 साल गुजर चुके थे, स्टेटस क्लियर होना शुरू हो गया ना आपको, आप जाहिर है ऑफिशियली आपको स्टेटस क्लियर हो गया, आप स्टूडेंट से, वर्क परमिट से होते हवाते आप मुख्तलिफ जगहों से आप पहुंच गए जब, तो आप तो सेटल्ड हो गए ना, सेटल्ड बंदा है। अब वो सेटल्ड है, क्या करें आप, तो आप सोचता है चलो अब सेटल्ड भी है तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। वो वक्त याद कीजिए जब आपका रिश्ता पाकिस्तान में चल रहा होगा या शुरू होगा, तो बरतानिया के लड़के वाला मजा आपने लिया कि बरतानिया का लड़का है भाई, बाहर से पढ़ के आया है। हाँ, नहीं ये देखिए, ये मजा तो दिल में तो था, लेकिन असल में ये था कि वो एक फैमिली के अंदर ही सारा कुछ सेटअप था, सब जानते थे एक दूसरे को। तो जब मैं पहुंचा तो पहले से मुझे बता दिया गया था कि भाई तुम्हारे लिए फला को देख लिया गया है, तो तुम जानते हो, देखना भाई कौन, अभी घर तो जाने दो, एयरपोर्ट से तो निकले, अभी तो घर तो पहुंचने दो, बहनें वगैरह तो आपको पता है। तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है, इंशाल्लाह चलते हैं, देखते हैं। तो वो ये था, लेकिन बहुत ज्यादा रिवायती नहीं था, जाहिर है पढ़े लिखे इल्मी घरानों के हवाले से लड़का ने वो मसला उस तरह नहीं था, लेकिन ठीक है भाई, होगा, कोई बात नहीं, हमारी बेटी भी तो कम नहीं है ना। तो माशाल्लाह आप 2001 में आपकी शादी हुई, आपकी जिसको कहते हैं कि फैमिली लाइफ आपकी स्टार्ट हुई वहां से।
अब आपकी जर्नी शुरू हुई, आपने बहुत सारी जगहों पे जॉब, आपके बिजनेसेस रहे होंगे। ज्यादा किस प्रोफेशन को आप कहते हैं कि आपका जो मेन प्रोफेशन अभी आज जो है उसमें वो आएंगे, लेकिन उस वक्त आप क्या कहेंगे कि डॉक्टरेट के बाद आप किस प्रोफेशन में ज्यादा रहे? देखिए, असल में मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैंने क्योंकि एक जमाना था कि जहां जिस तरह हम यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़े हुए थे तो हमारे पास ऑप्शन बहुत थे। तो मैं खुद भी एक यूनिवर्सिटी में जॉब करता था, उसी में पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था, सब कुछ चल रहा था सिलसिला। तो वो सेटअप फिर 2004-5 के बाद चेंज होना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा चेंज होना शुरू है ना। यानी कि अब वो चलिए बारह लोग कुछ और मौजू की तरफ हम निकल जाएंगे, वरना वो बात ये थी कि वो उस तरह वो सेटअप चल नहीं रहे थे, उस तरह बात नहीं हो पा रही थी जिस तरह मैं चाहता था। तो मैंने कहा यार मुझे फील्ड चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने किसी सॉलिसिटर फर्म की तरफ अपना रुख बढ़ाया, उनके साथ काम करना शुरू किया और फिर मैंने उनके कुछ मुख्तलिफ लेवल के कुछ चीजें कर कर आके मैं एक सॉलिसिटर फर्म से जुड़ता चला गया, क्योंकि मेरी फील्ड, क्योंकि मैं यहाँ भी पब्लिक रिलेशन में था, लोगों से मिलता था, तो मैंने कहा चले इस फील्ड को लेके चलते हैं। तो फिर मैं इसी तरफ रहा और अब तक लगभग 18 साल हो गए तकरीबन किसी ना किसी फर्म के साथ मैं एज ए कंसल्टेंट जुड़ा रहता हूं, जिसमें मेनली इमिग्रेशन की चीजें उनके साथ डील होती हैं, जो भी चीजें होती है, लेकिन वो अंडर द सुपरविजन ऑफ द सॉलिसिटर फर्म होता है, तो उनके साथ में होता है। उसमें बताने में आने वाले जो लोग हैं उनकी गाइडेंस, उनकी सपोर्ट, उनके कॉलेजेस, वो सारे मामला आपने यकीनन देखे। बिल्कुल बिल्कुल देखिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं सुहेल भाई, अभी तक आपके साथ खलिश नहीं जुड़ा है, ठीक है? नहीं, खालिश जुड़ गया था मेरे साथ, खालिश जुड़ गया था मेरे साथ 1997 में। अच्छा, खलिश जुड़ गया था। थोड़ा सा खलिश की थोड़ी सी स्टोरी बताएं, क्योंकि ये आपके नाम का हिस्सा तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा तखल्लुस है। हुआ ये कि मैं जब बरतानिया आया तो वहां एक शेर हुआ, और वो शेर ये हुआ कि तुम तो रोना रोते हो बस अपनी अनारकली का खलिश, तुम तो रोना रोते हो बस अपनी अनारकली का खलिश, कितनी कलियां चुंदी गई यहाँ सपनों की दीवार के बीच। तो ये अच्छा, ये खुदादास थी चीज, ये अल्लाह ताला ने जहन में डाली। यहाँ खलिश खुद ब खुद जुड़ गया। अब जुड़ गया तो ये खलिश कौन है? ये शेर आपका ही था? हाँ, शेर मेरा था। ठीक है। और जुड़ता चला गया। मैं तो पूरी गजल लिख रहा हूं ना, गजल में एक आता चला गया। अच्छा, इससे पहले मैं लिखता था गजलें, ऐसा नहीं है नहीं लिखता था गजलें, तो मैं बहुत बचपन से लिख रहा हूँ, लेकिन तखल्लुस के हवाले से कभी मैं कोई वो नहीं रहा। मैं हमेशा कभी जरूरत पड़ी तो सुहेली यूज कर लिया तखल्लुस, लेकिन वो होता नहीं था, बस ये आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या सिलसिला हुआ, मैंने कहा अच्छा खलिश, तो फिर खलिश, फिर मैंने अपना तखल्लुस बाकायदा। देखिए, सीने में जो मीठी सी कसक होती है ना, जो चुभन होती है, इसको खलिश कहते हैं। होती होगी होती है, सबको होती है। बड़ा डीप आंसर है। असल में कुछ, मैं भी चुभन में चला गया था, वापस आ गए। असल में होता है कि कुछ ना होने की जो कसक रह जाती है ना, जो काश ऐसा हो जाता, वो खलिश बन जाती है। कसक भी कह सकते हैं, कसक भी कह सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल। तो वो खलिश अनारकली की खलिश थी। हाँ। तो वो अनारकली की में भी तो खलिश रह गई थी ना। हाँ, असल में वो हुआ, ये सिचुएशन इस तरह की थी। आप देखें ना, हर चीज से, माहौल से आप इंस्पायर होते हैं, जो चीजें देख रहे थे आप, कि हम तो अपनी बात का ही रोना रोते रहते हैं ना, लेकिन दुनिया में तो कितनी मुसीबतें, मसाइल, आलाम, परेशानियां चल रही हैं, लेकिन एक शायर तो अपना नोहा रोएगा ना, जो उसकी बात है वो तो करेगा। तो यहाँ से वो खलिश का तस्वुर बहरल आया और चल रहा है अब तक। सर भाई, आपने भी मेंशन किया 1 मिनट पहले, आपने कहा कि आप बचपन से ही नज्म और शायरी की तरफ रुझान था। ये घराने की तरफ से था, मतलब आपके घर में कोई ऐसा एटमॉस्फेयर था, या आप थे, या आपके बहन भाइयों में था? ये आपके अंदर बिल्डअप कहां से हुआ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हुआ एक, बिल्कुल आपने सही कहा, एक घरेलू माहौल था। यानी कि मेरी वालिदा खुद बहुत अच्छी मतलब शौकीन थी शायरी की, अदब की। हमारी खालाएं, हमारे मामू, सबसे बड़ा जो अनसर थे वो हमारे मामू थे, सैयद खलीकुल हसन सगीर साहब। उनकी जेर तरबियत तो आदमी सिर्फ शायर बन सकता है, या बहुत अच्छा तरबियत याफ्ता इंसान बन सकता है, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। क्योंकि वो, उन्होंने जिंदगी भर, वो उनको हमने जिस लिबास में देखा, वो कुर्ता पजामा उन्होंने पहना, चाहे वो किसी तकरीब में जा रहे हो, चाहे ऑफिस जा रहे हो, चाहे कहीं जा रहे हो, पान उनका मुंह में है, और वो बड़ा लहीम शहीम लंबे चौड़े से इंसान थे। और वो हमेशा जबान पे बड़ी जोर देते थे, नहीं बेटा ये क्यों बोला। वालदा भी हमारी करती थी, मतलब हमें इस बात पर भी सरजनिश हो जाती थी कि फला लफ्ज ऐसे क्यों बोला,
यहाँ पाँव नहीं बोलना था, यहाँ पैर बोलना था, यहाँ टांग नहीं बोलना, मतलब इस तरह के जुमले हमने सुने बचपन से। गिर गए तो हमें एक शेर सुनने को मिल रहा है, उठो बेटा गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो अब ये आपको सुन रहे हैं बचपन से, बिल्कुल। फिर हमारे अम्मी के खालू थे लतीफ असर कानपुरी साहब, वो उनको मैंने बचपन में देखा, 82-83 की बात है कि उनकी कोई किताब है। अच्छा, उस वक्त तक हमें पता ही नहीं था कि क्या शायरी और क्या है। अब वो हमारे घर भी बैठे हैं, उनकी तस्वीर देख रहा हूँ, किताब पे तस्वीर भी छपी, अरे आपकी है यहाँ। अब उनके अशार पढ़ने शुरू किए, जाहिर है अच्छा ये भी शायरी भी होती है चीज। और वहां से एक वो लगा ना कि भाई इस तरह की चीज हो सकती है। तो वहां से एक माहौल बना, बिल्कुल घरेलू माहौल था, बिल्कुल एक ताल्लुक था, जबान पर बड़ा जोर दिया जाता था। तो यही शौक तो वहां से पैदा हो गया, बिल्कुल यही शौक आपको चला। और आपने अदब में आपने अशार भी लिखे, गजलें भी लिखी होंगी, और ये आपने बताया कि 1997 के बाद से शुरू हो गया था। ऑल्दो यहाँ आपकी बिजी लाइफ चल रही थी, लेकिन फिर भी आपका अदब के साथ ताल्लुक जो है वो जुड़ा हुआ था समहाउ। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में देखिए, शुरू में तो बहुत मुश्किल था वो मरहला। मेरे पास सिर्फ एक राब्ता था, और वो था पाकिस्तान से मैगजीन्स कुछ आ जाते थे, जगह कहाँ रहेंगे, ज़ाहिर स्टूडेंट लाइफ है, एक कमरा है छोटा सा, वो भी कभी आप शेयरिंग में, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो जितनी चीजें थी वो कुछ ना कुछ किताबें साथ साथ चलती रही। लेकिन यहाँ सनराइज रेडियो हुआ करता था, बल्कि अभी भी शायद आता है उसका कुछ और नाम से। उसमें कुछ लोग प्रोग्राम करते थे, अनीसा नासिर साहिबा बड़े अच्छे प्रोग्राम करती थी। तो मुझे याद है कि वो मंडे को दोपहर में प्रोग्राम आया करता था, 96-97 की बात है। और मैं कोशिश करता था कि उस दौरान या तो कॉलेज ना जाऊं, छुट्टी करूं, या अगर काम पे हूं तो मैं पहले ब्रेक लूं या कुछ करूं, और मैं इनका प्रोग्राम जरूर अटेंड करूं। तो मैं वो फोन पे फिर उनसे राब्ते में रहता था, मैं गजलें वगैरह उनको सुनाता था। तो कहीं ना कहीं तशनगी जो थी वो कम हो जाती थी। मैंने कोशिश नहीं की यहाँ लोगों को ढूंढने की ना, कि भाई को मिल जाए कुछ ये हो। फिर क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे कुछ तंजीमों से, अपने तौर पे मजहबी तंजीमों से भी वाबस्ता रहा, कि आना जाना रहा है कुछ ना कुछ, तबलीग में, इसमें कहीं ना कहीं कुछ दिल लगा रहता है ना इंसान का, कहीं ना अल्लाह ताला कहीं भाई आप माहौल में बाहर। तो ये तो रहा, लेकिन अदबी तंजीमों से मुलाकात नहीं हो पाई, शायद 2000 से पहले किसी से नहीं हो पाई, बहुत से लोगों से ना, मैंने कोशिश भी नहीं की। अच्छा, अब आपकी ये अदब के साथ जो लगाव और अदब के साथ तो आप कनेक्टेड बचपन से कह रहे हैं, मैं तो इसको बचपन ही में, हाँ, बिल्कुल से आपका माहौल, जब आपको गिरने पर शेर सुनाया जा रहा है तो ऐसे माहौल में आप बिल्डअप हुए। अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ आपकी चल रही है। अब हम आते हैं आपके बज़्म सुखन की जो बुनियाद पड़ी, वो कैसे पड़ी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये मुझे याद है, मैं आपके घर पे बैठा हुआ था और वहां आपने किसी कोई हवाले से कहा कि यार वो आपकी नज्म है कि आज उस दिलरुबा की शादी है। तो यार ये तो बड़ी जबरदस्त नज्म है, इसको जरा कहीं से सुनाए ना। तो फिर मैंने कहा अच्छा भाई मंगाओ, कहा किताब। मैं तो सुनाता तो था, लेकिन कहीं ऐसे दोस्तों में बैठे हैं कहीं। अच्छा, पाकिस्तान में रहता था जब मैं कराची से आया, तो मैं बाकायदा, हमारे एक ग्रुप था, उसमें हम अटेंड करते थे, हम सब दोस्त जमा होते थे, हर महीने कोई ना कोई मुशायरा टाइप का होता। तो बहुत यंग थे हालांकि उस वक्त हम लोग, लेकिन जमा होते थे। और जब मैं पाकिस्तान जाता था तब मेरे दोस्त कोशिश करते थे कि जमा हो जाए, और वही दोस्त थे, यानी कि हमारा कोई उस्ताद नहीं था, कोई हमारे सर पे ऐसा नहीं था कि हमें कोई बाकायदा तंजीमी कोई प्रोग्राम करना है, लेकिन हम वो करते थे। तो यहाँ जब ये हुआ, फिर उसके बाद आप क्या, उसके बाद फिर मैंने सीरियसली इस पे सोचा। मैंने कहा अच्छा, एक वक्त ये आ रहा था कि अब यार उम्र, चीजें हो रही हैं, अब काम करो भाई। ये मेरे ख्याल 14 की बात है, उससे पहले 12-13 की बात है कि मैंने सोचा था यार कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। मेरे ख्याल 12-13 की बात है, 12 की बात है। तो 13 में आके हमने बाकायदा तौर पे फिर मैंने इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। जो व्हाट्सएप ग्रुप भी आपने मुझे सिखाया था कि सुहेल भाई ये व्हाट्सएप आ गया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। हाथ से लिख के प्रोग्राम किया था। पहला प्रोग्राम जो हमने यहाँ किया वो हाथ से लिख के बज़्म सुखन का वो प्रोग्राम किया, और उसमें आबिद अली बेग साहब हमारे मेजबान थे, और आप माशाल्लाह उसके कुछ हिस्से की निजामत आप भी फरमा रहे थे, और सईद कानपुरी साहब थे। अब अपने नाज़रीन को भी बताऊं कि मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब ये जैसे सुहेल भाई ने बताया अभी कि मेरे घर पे बैठ के, तो मैं आपको बताऊं कि बरतानिया में मुझे भी आगे लाने वाले डॉक्टर सुहेल जरार खलील साहब थे। और मैं बड़ी मजे की आपको बताऊं, मैं हमेशा से था मोहम्मद नुमान दुरानी हाफिज, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान हूं। पहली दफा जो हाफिज मुझे किसी ने कहा था, ये जो टाइटल मुझे दिया, जो आज तक मेरे साथ कनेक्टेड है, वो सुहेल भाई ने पहली दफा कहा था, अरे हाफिज साहब। ये जो, और जब इन्होंने मुझे कहा था तो मुझे याद आ गई फौरन कि या तो, बड़ी मैं डीप बात इस वक्त आपको बताऊं, चलो शायद आपको भी नहीं बताई मैंने कभी,
कि या तो मेरे वालिद साहब ने कभी मुझे हाफिज साहब कहा था जब मैं हिफ्ज कर रहा था, उसके बाद वो हाफिज साहब डिस्कनेक्ट हो गया, ऑफ कोर्स बिजी लाइफ सब कुछ, मोहम्मद नुमान दुरानी चला, और फिर सोहेल भाई ने वो हाफिज का टाइटल मुझे दिया। तो अक्सर अपनी बात से कहता था कि जो मुझे वापस ये टाइटल मिला है वो सोहेल भाई की वजह से मिला, और तो मैं आपके इसमें हमेशा शुक्र आप मैं जो हूँ वो इनकी फाइंड हूँ बेसिकली, और इन्होंने ही पहली दफा मुझे बरतानिया में बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट किया, और खास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूंगा यूके इस्लामिक मिशन के साथ आप वाबस्ता थे, वहां की वाबस्तगी आपकी कैसी चली? नहीं, वाबस्ता थे नहीं, वाबस्ता है। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं। उस वक्त है असल में। देखिए, हम फिक्री तौर पे, जहनी तौर पे कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ मुंसलिक रहते हैं, और ये गैर सियासी गैर तंजीमें होती हैं, इनके साथ तो आपको जुड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एक माहौल चाहिए, आपको देखिए, हमें, मैं अदब के हवाले से भी हमेशा कहता हूं कि टेक्निकली एक मसनूई माहौल हमने बनाया है यहाँ, लेकिन उस मसनूई माहौल में इतना असल दिखाया है कि कोशिश होती है कि लोग ये समझते हैं कि शायद जब हम काम का अपना आउटपुट देखते हैं तो लोग पूछते हैं कि यार ये तो आपने यूं कर दिया। मैंने कहा भाई, ये हमने सिर्फ एक फिजा बनाई हुई है, यहाँ कोई हमें फंड्स नहीं मिलते, कोई बेनिफिट्स नहीं है, कुछ नहीं है, हम अपने खर्चों से अपने उससे ही प्रोग्राम करते हैं। अगर इतना लेवल पे भी हो जाता है तो ये बहुत अल्लाह का शुक्र है जबान को जिंदा रखने के लिए। इसी तरह मुझे तंजीमों के बारे से बात कर रहे हैं, उनसे जुड़ना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमें अपने बच्चों की एक्टिविटीज हैं, आना जाना, तमीज सीखना, बातचीत करना, एक दूसरे को जानना, और खासकर बुनियादी जो हमारे जो अकायद के हवाले से चीजें हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस हो रही है, ये बहुत जरूरी होती है। तो वो तो उस हवाले से और उसी में आपने फिर मुझे भी हाँ, आप हमारे साथ। अच्छा, जहां तक आपने हाफिज साहब का, मेरे हमेशा से ये उसूल रहता है कि जो कुरान का हाफिज है, वो हमारी वालदा का करती थी, वो बहुत बड़ी नेमत है। इतना बड़ा आदमी कि उसको हमेशा इज्जत से पुकारो। वो शख्स, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई हो, चाहे छोटा हो, उसको हाफिज साहब कहो। तो मैंने इसीलिए आपको हाफिज साहब का, क्योंकि मेरे दिल में बड़ी कदर है अल्फाज की, और आपने बड़ा काम है। और आपने पहली दफा, मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊं कि पहली दफा जो बरतानिया में मैंने जुम्मे की इमामत की, वो भी सोहेल भाई के कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने हेज में शुरू किया। अच्छा, अब आपने एक और मुहिम का आगाज किया, वो ये आपने किया कि हम अपनी उर्दू जबान को, जब बज़्म सुफ़न जब स्टार्ट हुआ, वो सिर्फ आपके अदबी शायरी के लिए नहीं था, आपका एक मोटिव पीछे ये था कि हम उर्दू को उजागर करें। उर्दू जो पीछे हमारे बच्चों में से और आपने ही ये बड़ा अच्छा अल्फाज कहते हैं कि यहाँ पे अक्सर माँ बाप फख्र करते थे या होंगे, हमारे बच्चों को उर्दू नहीं आती, हमारे बच्चे उर्दू नहीं समझते। तो आपने इस चीज को बड़ा कैटेगोरिकली डिनायल किया आपने कि ऐसा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तो फख्र की बात नहीं, ये तो बड़ी शर्म की बात है। तो ये आपके जहन में कहां से आया कि उर्दू को जगाना चाहिए? अच्छा, असल में ये जो जुमला है ना, ये तो चले बरतानिया में लोग कहें तो आदमी सह भी ले, ये अब जब पाकिस्तान में सुनने को मिलता है ना, तो बड़ा दुख होता है अंदर से, कि वो कहते हैं वालिदैन, बच्चा बहुत अंग्रेजी में तो बहुत अच्छे नंबर लाया, केमिस्ट्री में भी लाया, उर्दू इस्लामियात थोड़ी कमजोर है ना। मैंने कहा भाई, इसलिए कमजोर हो कि तुम लोग कमजोर हो, मतलब मसला ये है ना, उर्दू अगर तुम्हारी मादरी जबान हो के कमजोर है, तो फिर तुम किस जबान में बात करोगे? भाई तुम्हारी जबान है, ये तुम लैंग्वेज है, उसको अपने आप को संभालो। कौन सा जर्मन है, कौन सा फ्रेंच है, कौन सा इटालियन है, या कौन सा चाइनीज है जो अपनी जबान में अपनी तालीम हासिल नहीं करता? कौन है ऐसा शख्स, बताए ना। चले, तालीम तो आपने एक तरफ कर दी, वो तो आपको अंग्रेजी में ही करनी है, लेकिन आप कम से कम बोलचाल वो तो ढंग से कर सकते हैं ना, सिखाएं और फख्र करें, महसूस करें। तो यही चीज हमने बरतानिया में महसूस की। होता क्या था कि यहाँ या तो बच्चे अंग्रेजी सीखेंगे, जाहिर है वो तो सीखेंगे, मैं और आप भी सीख गए, जब हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज गए तो हम भी सीख गए। भाई हम इसी वजह से सीखे ना कि हम गए। तो ये बच्चे जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस यहाँ लोकली बुनियाद पे जा रहे हैं, बचपन से जा रहे हैं, ये क्यों नहीं सीखेंगे? ये भी सीख जाएंगे। लेकिन एक और खासा, अपनी जबान। अच्छा, यहाँ इसकी जरूरत इसलिए है कि जो बच्चा मल्टीलिंगुअल होगा वो यहाँ सरवाइव भी कर पाएगा। देखिए, अगर यहाँ बच्चे, मैं अपनी बेटी की मिसाल दूं, बहुत फ्लुएंटली उर्दू बोलती है, उसको अपनी जॉब पर, अपनी यूनिवर्सिटी में इतनी सहूलतें मिलती हैं इस हवाले से, क्योंकि वो 2-3 जबानें समझ रही है। अंग्रेजी तो समझ नहीं है, जाहिर सी बात है। अब उर्दू, पंजाबी या वो लैंग्वेजेस जो वो बोलते हैं, लोग समझते हैं, यहाँ के लोग ज्यादा कॉमनली बोलते हैं, वो अगर वो समझ रही है तो उसको सहूलत मिल रही है। तो मेरा तो हमेशा से खासा ये था कि जो बच्चों को, हम अपने नौजवान नस्ल को जो यहाँ परवरिश पा रहे हैं, उनको अगर हम अपनी जबान नहीं सिखाएंगे। अच्छा, उसका तरीका क्या होता है? लोग क्या करते हैं, बच्चे को जब प्यार करेंगे तो वो अंग्रेजी में करते हैं, और जब डांटेंगे तो अपनी जबान में डांटेंगे। अब वो गुस्से में तो इंसान अपनी जबान में डांटेगा ना, तो बच्चे के दिल में एक नफ्सियाती तौर पे एक असर बैठ जाता है कि शायद ये जो है ना, बस ये इसी चीज की जबान है, गालम गलौज की, मुझे डांट डपट की जबान है, तो फिर वो अडॉप्ट नहीं करता। लेकिन जब आप दोनों काम इसी में करें, खेलें, कूदें, बात करें, जवाब उर्दू में दें, सवाल जबरदस्ती ना थोपे। बाज़ लोग करते हैं,
पब्लिक में बैठे हुए महफिल के अंदर और वो बच्चों से कह रहे हैं अरे नहीं नहीं उर्दू बोलो, नहीं नहीं अरे उर्दू बोलो गलत है, ये तो उर्दू नहीं, इस तरह नहीं। उर्दू तो आपको पहले से बोलनी, जैसे आपके घर में, जैसे मेरे घर में हमें फख्र है कि हमारे जितने दोस्तों की महफिल में जितने दोस्त हैं उस सबके बच्चे भी आपस में उर्दू में बात करते हैं। ये नहीं कि वो चले अकेले बैठे होंगे तो अंग्रेजी में कर रहे होंगे, लेकिन वैसे बड़े मजे से उर्दू में बात करते हैं। तो ये अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? बिल्कुल सही। और ये आपने एक ऐसी बुनियाद रखी, और मतलब आपके इर्द गिर्द के तमाम लोग जितने हैं, जैसे आपने अभी अर्ज किया कि मेरे घर में मेरे बच्चे भी बहुत फ्लुएंटली उर्दू बोलते हैं, आपके बच्चे बहुत फ्लुएंट उर्दू बोलते हैं, तो बड़ा एक अच्छा ये माहौल बनता है और मल्टीलिंगुअल बच्चे हो जाते हैं। अब आपकी बज़्म सुफ़न जो बन गई, बज़्म सुफ़न की आपने बुनियाद रख दी, ये शेर व शायरी अदब से हुआ, तो फिर आपकी एक और जर्नी शुरू हुई, वो ही आपकी इस्लाम चैनल उर्दू के साथ। तो उसका जरा सा बताइए कि आपके इस्लाम चैनल उर्दू का पहला प्रोग्राम जो आपका बज़्म सुफ़न का, जिसमें आपकी और आपकी वालदा मरहुमा की भी कॉल आई। असल में हुआ ये कि जब बज़्म सुख़न बन गई, हमने कुछ प्रोग्राम्स किए, हम लोग नजर आना शुरू हुए, और हम तो खालिसतन यानी कि हमारा बुनियादी मकसद जैसे आपने कहा दो ही थे। एक तो हम तफरीह तबाह के लिए, यानी हम इंजॉय करें अदब को, हम एक महफिल इससे भी सजाएं, और दूसरा कि जाहिर है इसी के जरिए जबान का फरोग भी होगा। तो हम इससे पहले भी आपको याद होगा कि हम लोग घरों में मुख्तलिफ महफिल करते रहते थे, दुरूस कुरान हो रहे हैं, ये हो रहा है, बच्चों के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज हो रही है, कुछ ना कुछ करते रहते थे। घर में शायरी की आपके 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 घर में हुई थी, कितनी जबरदस्त महफिल हुई थी। अमल बहुत छोटी सी थी और उसने जॉन एलिया के अशार पढ़े थे वहां। तो ये उसके बाद हुआ कि अब नजर में आना शुरू है। इसी जमाने में इस्लाम चैनल का कयाम अमल पजीर हुआ, मेरा ख्याल 2015 के एंड में गालिबन उस वक्त ही। तो वहां से हमारे बहुत मोहतरम दोस्त इब्राहिम जमाली साहब उसके हेड थे उस वक्त, और सैयद नोमान साहब। तो इन लोगों ने मुझसे कहा कि यार हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और आप अदब के हवाले से तो आप करेंगे। मैंने कहा मैंने तो कभी टीवी पे कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं किया है। उन्होंने कहा अच्छा आप आए स्टूडियो पहुंचे। हम स्टूडियो पहुंचे, वहां बातचीत हुई, इसी तरह उन्होंने बिठाया, कैमरे शैमरे के आगे खड़ा किया, बातें चीजें करते रहे। उसके बाद उन्होंने देखा स्क्रीन टच ठीक है, कल अगले हफ्ते प्रोग्राम हमने अगले हफ्ते से शुरू करें। मैंने कहा भाई मैं तो एक दो शोरा के अलावा यहाँ लोगों को जानता। उससे पहले हमारी कुछ हो गई थी क्योंकि हम महफिलें कर रहे थे, कुछ लोगों से मिल रहे थे। उसमें एक बहुत बड़ा नाम था एहसान शाहिद साहब का। तो एहसान शाहिद साहब से मैंने राब्ता किया, मैंने कहा भाई ये मुझ पर एक जिम्मेदारी पड़ गई है, पहला प्रोग्राम तो आपके साथ कर रहा हूँ, आप देखें क्या करेंगे, तुम फिक्र ना करो, बस अब तुमको मैं लेके चलूंगा और तुम साथ साथ चला। तो पहला प्रोग्राम जब मैंने उनके साथ किया तो वो मेरे लिए भी जिंदगी का पहला तजुर्बा था। मैं जिंदगी में कभी प्रोग्राम नहीं किया, बड़ी तैयारी श्यारी करके गया, और मैंने उसमें एक शायर भी, हर प्रोग्राम में एक शायर इंट्रोड्यूस कराना था। तो पहला प्रोग्राम जॉन एलिया को ही मैंने इंट्रोड्यूस कराया, जो मेरे लिए बहुत मोहतरम हमेशा से रहे हैं, बड़ा मैं उनसे अकीदत रखता हूँ। वहां वो शुरू हुआ। फिर मैंने कॉल जो दूसरा प्रोग्राम कासिम बाबा के साथ किया, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त है, वो लाइव शो था पहला, और पहला रिकॉर्डेड था, ये दूसरा लाइव शो था। उसके बाद तो लाइव शो तकरीबन 350 प्रोग्राम में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 350 से ज्यादा प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ। मुख्तलिफ दुनिया जहां के शोरा, अदीब, काउंसलर्स, मेयर्स और नात खां और डिफरेंट लोग आ चुके हैं, सियासतदान, पता नहीं कौन कौन आ चुका है प्रोग्राम्स में ना, तो वो कर चुका हूं मैं। तो वहां से वो सिलसिला शो उस प्रोग्राम में फिर आपकी भी वालदा की पहली कॉल, मेरा ख्याल है पहली कॉल ही उनकी आई थी कि हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि फिर वो एक सिलसिला शुरू हुआ, उर्दू के साथ आपकी जर्नी शुरू हुई, और आपने फिर वहां से एक नई आपकी, मैं तो ये अक्सर देखता हूँ कि वो आपके बिल्कुल नया एरा शुरू हुआ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही मुंसलिक हुए, और फिर आप बहुत सारे लोगों के दिलों तक, उनके कानों तक पहुंचे, उनकी समाज तक उर्दू पहुंची। और मुझे याद है आपने पहले प्रोग्राम, जो पहला लाइव प्रोग्राम जिसकी आप बात करें, आपने उर्दू का इंट्रोडक्शन कराया था उसमें, अगर आपको याद हो तो वो हमारे नाज़रीन को भी थोड़ा सा अगर आप उर्दू का इंट्रोडक्शन एक दफा करा दें, क्विक वाला, शॉर्ट वाला। ये उर्दू हम अक्सर असल में बहुत सारे हमारे नाज़रीन, बहुत सारे सामीन समझते हैं कि उर्दू किसी और जबान से निकली हुई जबान, या उर्दू अभी की जबान है, या मल्टी, थोड़ा सा अगर उर्दू का आप देखिए, असल में ये जो जबान होती है ना, ये बड़ी मुख्तलिफ चीज होती है। ये जोर जबरदस्ती से नहीं पनपती, ये कभी भी डंडे के जोर पे या हथियारों के रुख पे नहीं पनपती। उर्दू के साथ भी यही हुआ। आज जैसे हम उर्दू कह रहे हैं, ये तकरीबन 700-800 साल से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बोली जा रही है, जिसको हिंदवी कहा गया, हिंदी कहा गया, हिंदुस्तानी कहा गया। फिर जब टर्किश लोग आए और यार एक उसके हवाले से चीज हुई, ये उर्दू जो कहा जाता है कि लश्करों के दरमियान बोली बनी, ऐसा नहीं हुआ है। ये लश्करों के दरमियान नहीं बनी, ये उर्दू जबान अवाम में मौजूद थी, जिसको मुख्तलिफ हवालों से जुड़ती चली गई। अब आज भी आप देखें तो पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को अगर आप मैनेज कर जोड़ लें तो
सिंध से लेकर और कश्मीर तक और पेशावर से लेकर और कलकत्ता तक ये जबान कहीं ना कहीं मुख्तलिफ लफ्जों के साथ चलती रहती है, यानी कि लफ्जों का हेर फेर होगा। कोई चावल कहेगा, कोई चावल कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई मुख्तलिफ जबान, लेकिन अल्फाज हेर फेर के हुए रहते हैं। अगर आप देखें तो बाबा बुल्ले शाह का कलाम, वो 400-500-600 साल पुराना है, सही से मुझे एग्जैक्ट उसकी फिगर याद नहीं है, वो उसमें जो जबान इस्तेमाल हुई है वो पंजाबी है, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो बाद में उर्दू का हिस्सा बन गए। तो अब लोग ये कहते हैं कि भाई पंजाबी से उर्दू निकली, हो सकता है निकली, वैसा नहीं है। तो इसी तरह जो अरबी से बहुत से अल्फाज अरबी के हैं हमारे यहाँ शामिल है। हिंदी तो मेन देखिए ना, प्लेटफॉर्म तो हिंदी ने फराहम किया ना, जो संस्कृत के मुख्तलिफ अल्फाज थे वो फराहम होते हैं, वहां से आए। लेकिन फिर हुआ क्या कि ये राब्ते की जबान थी, ये ताल्लुक की जबान थी, ये जुड़ने की जबान थी, तो उसने जोड़ा, इसने हिंदुस्तान पाकिस्तान आज भी अगर आम जो बोली है, जो यूसुफी साहब ने लिखा है कि इंसान को गाली और गुफ्तगू जो है अपनी जबान में मजा देती है, वो बात बिल्कुल सही है कि गुफ्तगू जो आम गुफ्तगू है, हिंदुस्तान की फिल्में आप उठा के देखें या कुछ भी देखें, तो वहां अगर आप माने कि आप कहेंगे कि बड़े वो कहते हैं उसको जो भी जबान कहें, लेकिन है वो उर्दू, हिंदी, हिंदवी, जो भी कह लें आप, हिंदुस्तानी जबान हुई। तो जबान का फरोग इसी तरह हुआ कई सौ साल। अमीर खुसरो साहब को देखें, कब कह गए, कितने सालों पहले एक बात कह गए, तो अमीर खुसरो की जबान भी वही थी, तो वो लैंग्वेज तो उर्दू ही थी। अब उर्दू के साथ जो फारसी और अरबी को मिलाया जाता है, अक्सर लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं, और अक्सर जिनकी नॉलेज इतनी नहीं होती वो समझते हैं कि अरबी से उर्दू निकली है। आपने कहा कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, और फारसी से, तो फारसी का उर्दू के साथ कैसा मिला है? देखिए, निकली कोई चीज नहीं होती, होता क्या है, बनती है। होता क्या है कि ये मुख्तलिफ अल्फाज, आज जिस जबान में और आप इस वक्त बोल रहे हैं, अगर कोई इसको परखना चाहे, हमारे आबिद अली बेग साहब ने एक अभी किताब लिखी, पाकिस्तान का कौमी तराना, उर्दू या फारसी। अच्छा, उसमें उन्होंने साबित किया कि 100% अल्फाज वो हैं जो उर्दू के। तो भाई साबित हो गया ना, पाक, सर, जमीन, शाद। अच्छा, तो आप कहेंगे तो ये फारसी का लफ्ज फारसी में, लेकिन उर्दू में राइज है कई सौ साल से। तो अब जो जबान हम बोल रहे हैं, जुबान भी तो अभी अपने पढ़ा, रत्तबुल लिसान एक लफ्ज आपने कहा, लिसान तो चलो कहते हैं, लेकिन लिसानी हम कितना कॉमन यूज करते हैं। अब लिसान तो अरबी का लफ्ज है, अब कहेंगे यार ये तो अरबी से निकला है। अब बाज़ लोग, कल एक बहस हो रही थी, कहेंगे कि भाई कमीज ना कहा करें, कमीज कहा करें। क्यों भाई, कमीज अरबी में कमीज है। तो हमने हमारे उस्ताद मोहतरम साथ कहेंगे भाई हम उर्दू में बात कर रहे हैं, हम अरबी में बात नहीं कर रहे। जब अरबी में बात करेंगे तो कमीज कहेंगे, क्योंकि वो हजरत जो यूसुफ का कमीज लाने का वो वाक़या कुरान में जिक्र होता है, तो उसमें कमीज कहा गया, कमीज नहीं कहा गया। तो अरबी के अल्फाज हैं, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल है। लेकिन उर्दू की ब्यूटी, खूबसूरती यही है कि इसमें तमाम अल्फाज जम भी हो जाते हैं और उसी तरह इस्तेमाल भी हो रहे होते हैं। फारसी के अल्फाज, फारसी तो बेतहाशा अल्फाज उर्दू में शामिल है, लेकिन अब वो उर्दू के हैं, अब उसको आप फारसी ना कहें प्लीज। मैं बाज़ लोगों से कहता हूं, लोग कहते हैं यार ये तो फारसी, नहीं, अब ये हमारी जबान। तो बड़ा कुछ जगहों पे ये क्वेश्चन चलता है कि जो पाकिस्तान का कौमी तराना है वो फारसी में है, जो भी आपने फरमाया कि वो तो आबिद अली बेग साहब ने लिखा कि नहीं वो फारसी नहीं है, वो उर्दू, राइज उर्दू है। कई सौ सफ़हात पर मुश्तमिल उनकी वो किताब मौजूद है, और इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बहरहाल पहुंच चुकी है, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में है, मुख्तलिफ जगहों पर इवेंट्स हो चुके हैं। उस किताब के अंदर उन्होंने पाक सरजमीन शादबाद से लेकर और साया खुदाए जुल जलाल तक एक एक लफ्ज को साबित कर दिया है कि वो तो उर्दू का लफ्ज है। अच्छा, आप अगर ये कहें कि भाई ये तो लफ्ज उर्दू का नहीं, फारसी से आया, माना, सारे जाहिर है, हम इससे इनकार तो कर नहीं रहे, लेकिन अब ये उर्दू है और सिक्का राइजुल वक्त वाली उर्दू है। यानी कि इसमें हुआ ये है कि बाकायदा कायदा मौजूद है, अलिफ से लेकर ये तक सारी चीजें उसके अंदर, उसके हुरूफ तहजी मौजूद है। वो हुरूफ तहजी जाहिर है अरबी से आए या फारसी से आए। तो फारसी कहां से निकली? फारसी भी तो फिर अरबी से निकली, तो मानना ही पड़ेगा। और अरबी कहां से निकली? वो तो हिब्रू से निकली। तो असल जबान तो वो थी, रस्मुल खत आपने बदल लिया, वो एक अलग बात है, उसकी तहकीक करें तो वो और कहीं से निकला। तो कोई ना कोई कहीं से तो निकला है, लेकिन जो बन गया, जो पनप गया, जो चल गया, वो जबान है, वो जबान है। अब ये जबान तो ऐसी हुई कि आज हमारी गुफ्तगू भी इसी जबान में हो रही है। एक और जर्नी आपकी शुरू हुई सुहेल भाई, वो हुई होस्टिंग की। अब ये आप कहेंगे, आपने जैसा भी फरमाया कि आपका प्रोग्राम शुरू हुआ, लाइव प्रोग्राम शुरू हुआ, अननोइंगली जिसको कहेंगे कि आपकी एक नई जर्नी भी शुरू हुई होस्टिंग की। वो जर्नी ऐसी चली कि फिर आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट महाफिल में आपने होस्टिंग, और जिसको आप बड़ा एंजॉय भी करते हैं। आप वो जर्नी कैसी रही आपकी? वो आप उसको अलग से उसको एक प्रोफेशन कहेंगे?
देखिए शौक होता है। एक तो आपका पैशन और प्रोफेशन का जो फर्क है वो ये होता है कि हमने कोशिश की कि भाई ये जाहिर है हम होस्टिंग का शौक था, बिल्कुल था कि भाई करें। अच्छा जब टीवी होस्टिंग शुरू हुई तो ऑफर्स आई भाई आप फला प्रोग्राम करेंगे। अच्छा फिर मुशायरों की हम तो अपने कर ही रहे थे, मुशायरों तो निजामत हो ही रही थी, वहां से फिर इस तरफ चले। तो अल्लाह का शुक्र है जो वालिदैन का तोहफा था वो था जबान। अगर कोई उर्दू में प्रोग्राम होना है और आप जबान अच्छी बोल सकते हैं, आपको मसले नहीं है, आपके पास कुछ थोड़े से अल्फाज भी हैं, तो आपको होस्टिंग के लिए अप्रोच किया जाता है। और फिर अल्लाह का शुक्र है मैंने यहाँ बड़े प्रोग्राम किए, अभी भी इतने प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ करते हैं, मुख्तलिफ मुशायरों में करते हैं, टीवी पे करते हैं। मुझे फख्र हासिल हुआ अल्लाह का शुक्र, यहाँ के काफी बड़े बड़े इवेंट्स मैंने ऑर्गेनाइज किए और हो रहे अभी चल रहा है सिलसिला। सो भाई आपके पास ऑफ कोर्स नंबर तो नहीं होगा लेकिन 350 प्रोग्राम बज़्म सुख़ूफ़ उर्दू के, अगर ऐसे आपके जहन से मैं पूछूंगा अभी तक कितने प्रोग्राम्स की होस्टिंग कर चुके होंगे, तो कोई है फिगर जहन में आपके? अगर टीवी प्रोग्राम होस्टिंग तो सारे मैंने बताया तकरीबन 3.5 शामिल कर लें और ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम मुझे कोई सही अंदाजा नहीं है, अगर आप सब मिला लें तो शायद 600-800 तो हो ही चुके होंगे। क्योंकि इसकी वजह ये कि मैं हर महीने मेरे 2-3-4 प्रोग्राम तो टीवी के हो जाते हैं, 3-4 प्रोग्राम। इसके अलावा जो यहाँ कई मुख्तलिफ प्रोग्राम करने होते हैं टीवी, यानी कि किसी टाउन में किसी जगह कहीं कुछ, वो अलग महीने में 2-1 हो जाते हैं। तो पिछले 8 साल में आप लगा लें कि कितनी 10 साल में जो मेहनत हुई है, मतलब 2016 से बाकायदा तौर पे मैं कर रहा हूँ ये काम ना, तो 8 साल तो इसी बात को हो गया। उससे पहले 2013-14 में भी हम इवेंट करते रहे, चीजें होती रही, तो ये होते रहते हैं माशाल्लाह। सो भाई आप आज इस मोमेंट पे आप अपने आप को किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक करके उनके नाम लेना चाहेंगे कि किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप रेगुलर मुंसलिक हैं? देखिए मैं तो अदबी तंजीमों के नाम लेना चाहूंगा, जैसे बज़्म सुख़न हमारे साथ है, हम और बहुत सी तंजीमों के साथ हम काम कर रहे हैं। मेरा किसी तंजीम से भी कोई ऐसा खास ताल्लुक नहीं है और कोई ला ताल्लुकी भी नहीं है। जिसके साथ होता है, अदबी हो, गैर अदबी हो, फलाही तंजीम हो, कोई जो फरोग़ दीन के हवाले से काम करने वाली तंजीमें हो, फरोग़ इल्म के हवाले से काम करने वाली तंजीमें हो, उन सब के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। बाज़ाब्ता किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है आप? उसमें सुख़न ही है अपनी। उसमें सुख़न उसके साथ और ऑर्गेनाइजेशन जुड़ती होंगी, आके जुड़ जाती होंगी। हाँ सब जुड़ जाते हैं। असल में होता ये है, देखिए मैं यहाँ मुख्तलिफ तंजीमों के साथ काम करता हूँ। यूके इस्लामिक मिशन के साथ भी वैसे काम हो जाता है, इंडस हॉस्पिटल के साथ हो जाता है, गजाली के साथ, अल खिदमत के साथ, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं नईम फाउंडेशन यूके वाले, उनके साथ। तो बहुत से नाम है, हमारे अल वहाब फाउंडेशन, मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब हर दिल अजीज हस्ती है, हमारे लिए बड़े मोहतरम है। तो कभी किसी का प्रोग्राम होस्ट हो रहा है, कभी किसी का कर रहे हैं, कभी किसी का कर रहे हैं, तो सबके साथ कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम हो सकता है। इसी तरह योगशायर अदबी फोरम हमारा बहुत अच्छी तंजीम है। फिर ये तहरीक उर्दू बरतानिया वाले बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, उनके साथ हमारा चलता रहता है मुख्तलिफ। गालिब माजिदी साहब की तंजीम है बज़्म उर्दू लंदन, उनके साथ हमने बड़ा काम किया है। तो हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अकील अनीस साहब हमें जहाँ कहते हैं कि भाई यहाँ चलो, यहाँ करेंगे, तो वहाँ शामिल हो जाते हैं उनके साथ। तो आपने ये तो हो गया आपके अंदरूनी मुल्क, मैं सब मुल्क ले रहा हूँ बरतानिया को, आपका मैं अब मुल्क अब बरतानिया ले रहा हूँ, मुल्क से बाहर बैरून मुल्क आपके प्रोग्राम हुए कहीं पे? कौन कौन से मुल्कों में आपने? हाँ मैं अमेरिका गया, अल्लूर इंटरनेशनल के बुलावे पे, वहाँ पिछले साल मैंने बड़ा अच्छा इवेंट उनके साथ हुआ। वो हमारे यहाँ भी आए थे लंदन, हमने उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा जश्न किया था। जर्मनी में गया, इशरत मोइन सीमा साहिबा की किताब की रुनुमाई थी, वहाँ हुआ, वहाँ गए हम। फ्रांस में भी हम गए, वहाँ हमने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम अटेंड किया। तो मुख्तलिफ जगहों पे ये रहा। फिर मैं पाकिस्तान अक्सर गया, पाकिस्तान जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि क्योंकि फैमिली के साथ आप मिलने गए, हम कराची जा रहे हैं या तो अपने घर जा रहे हैं, हम किसी जगह घूमने फिरने नहीं जा रहे। ज़ाहिर है वहाँ फिर अलग मसले मसाइल होते हैं, आपको फैमिली से मिलना होता है। लेकिन लाहौर जाए या कहीं और जाए तो ज़रूर, कराची में भी मैंने इवेंट्स अटेंड किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों की मोहब्बत की वजह मैं उनसे कहता हूँ भाई थोड़ा सा वक्त कम है तो रहने दें, लेकिन हो जाता है। अमेरिका गया, फ्रांस, जर्मनी, इधर मैंने प्रोग्राम अटेंड किए। लंदन में मुख्तलिफ, यूके में हम जाते रहते हैं, हर तरफ होते रहते हैं कहीं ना कहीं। मस्जिद ज़रार कहाँ तक पहुंची? वो तो अभी मसला वही है ना कि मुनाफिकीन के रहते हो दरमियान खुशबाश, खलिश क्यों मस्जिद ज़रार बनते जा रहे हो। तो मुनाफिकीन के दरमियान जब तक रहेंगे मस्जिद ज़रार बनती रहेगी। हमारे व्यूअर्स को बताओगे, जो मैंने बाज़ाब्ता तौर पे जो पूरी नज़म सुनी पहले आपकी, इसको नज़म है गजल कहेंगे? गजल है, ये गजल है जी। वो
आपके एंडिंग नोट से पहले अगर ये वाली जो मेरे दिल से बात करें, मेरे ख्याल से आपने फेसबुक पे आपने कुछ दिन पहले भी इसको इत्तेफाक से हुआ ये कि ये मैंने पहली दफा गालिबन 22 अक्टूबर 2014 को लगाई थी, तो इसके 10 बरस पूरे हुए अभी कुछ दिनों पहले। अच्छा, उसमें आपकी भी जाहिर है और बहुत से लोगों की फौरन, यानी कि हालात थे, सिचुएशंस थी, वो उसकी वजह से लोग फौरन उस पर रिस्पॉन्स दिया था लोगों ने, तो वो मौजूद थी। व्यूअर्स को भी बताऊं, व्यूअर्स अभी जो आप सुनेंगे गजल, इसके हर मिसरे के पीछे कुछ कहानी है जो हमें बिल्कुल आपको नहीं बतानी है, जो बिल्कुल भी नहीं बतानी है। इसके हर मिसरे के पीछे, मतलब हर मिसरे के पीछे कोई बात है। तो जी, मैं बिल्कुल वो आपको सुनाता हूँ। असले 3-4 शेर मैं आपको पहले सुनाता हूँ जो जिसके पीछे भी कुछ कहानी है, जो मैं बिल्कुल किसी को नहीं बतानी है, लेकिन बहरहाल वो है। तो बिल्कुल ताजा गजल के चंद अशार हैं, वो कुछ हालात पिछले दिनों यहाँ रहे उसके पेश नजर, कि इश्क का ऐसा डर बैठा था, इश्क का ऐसा डर बैठा था, तौबा करके घर बैठा था। इश्क का ऐसा डर बैठा था, तौबा करके घर बैठा था, और गलती सबसे हो जाती है, गलती सबसे हो जाती है, मैं भी मोहब्बत कर बैठा था। गलती सबसे हो जाती है, मैं भी मोहब्बत कर बैठा था, और फूल झड़ा करते थे जुबा से, फूल झड़ा करते थे जुबा से, सीने में पत्थर बैठा था। फूल झड़ा करते थे जुबा से, सीने में पत्थर बैठा था, और चाह में तेरी मुझसा वहाबी, चाह में तेरी मुझसा वहाबी, नजरो न्याज भी कर बैठा था। चाह में तेरी मुझसा वहाबी, नजरो न्याज भी कर बैठा था। और देखिए 4 शेर तो याद रहे, बाकी शायद ज़हन से निकल गया, लेकिन चाह में तेरी मुझसा वहाबी, नजरो न्याज भी कर बैठा था। अब आप जिस गजल की आप फरमाइश कर रहे थे, मेरा ख्याल है मेरे पास मुझे पूरी याद तो है, लेकिन कभी कभी देख के सुनानी पड़ने में ज्यादा रहता है। वो उसी हवाले से उस जमाने में लिखी गई थी जिस वक्त ना कोई हमारा कोई हालात थे, वो इस वक्त सिचुएशंस थी, ऐसी मौसम माहौल था ऐसा। तो जब मैंने इनको सुनाई, और इनका 1 मिनट नहीं लगा इनको फौरन रिस्पॉन्स देने में, कि सुना है शजरे साया दार बनते जा रहे हो, सुना है शजरे सायादार बनते जा रहे हो, हर एक शख्स के दिलदार बनते जा रहे हो, हर एक शख्स के दिलदार बनते जा रहे हो, किसी के वास्ते हो नरमो शीरी, किसी के वास्ते तलवार बनते जा रहे हो, किसी के वास्ते हो नरमो शीरी, किसी के वास्ते तलवार बनते जा रहे हो, और मुझे तो देते थे तुम दर्स बेवफाई गुनाह, मुझे तो देते थे तुम दर्स बेवफाई गुनाह, और खुद उस कबीले के सरदार बनते जा रहे हो, खुद उस कबीले के सरदार बनते जा रहे हो, और कभी गवारा न था जिनके रूबरू होना, कभी गवारा न था जिनके रूबरू होना, उन्हीं रकीबों के अब यार बनते जा रहे हो, उन्हीं रकीबों के अब यार बनते जा रहे हो, और गिरा रहे हो गैरों के बीच दीवारें, गिरा रहे हो गैरों के बीच दीवारें, और मेरे सामने दीवार बनते जा रहे हो, और मेरे सामने दीवार बनते जा रहे हो, और तमाम शब की रियाजत में रो के मांगा था, तमाम शब की रियाजत में रो के मांगा था, तुम उन दुआओं का इनकार बनते जा रहे हो, तुम उन दुआओं का इनकार बनते जा रहे हो, और मुनाफिकीन के रहते हो दरमिया खुशबाश, मुनाफिकीन के रहते हो दरमिया खुशबाश, खलिश क्यों मस्जिद जरार बनते जा रहे हो। बहुत शुक्रिया। तो ये बस सिचुएशंस थी, हालात थे। ये एक ऐसे शायर हैं नाज़रीन जो कि किसी भी सिचुएशन को अपने अल्फाजों में ढाने की बड़ी सलाहियत मौजूद है सुहेल भाई के पास। अब सुहेल भाई, एट द एंड आप क्या विजन अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे कि आपका क्या विजन है आगे, आप कहाँ देखना चाहते हैं इस कौम को, इस मिल्लत को, इस उर्दू को, आपका क्या विजन, अगर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें आप। जी हाफिज साहब, देखिए उसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि हमें अपनी जो आने वाली नस्ल है ना,
क्योंकि हमारी दुनिया में अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी क्या दी है कि हम आए, हम अपनी अच्छी जिंदगी गुजारें, अल्लाह के बताए हुए असूलों के मुताबिक बच्चों को अच्छी तरबियत दें ताकि वो माशरे के अच्छे फर्द बन सके। तो माशरे के अच्छा फर्द बनने का हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। मेरा क्राइटेरिया अलग होगा, शायद आपका अलग होगा, किसी और का अलग होगा, लेकिन बुनियादी उसूल वही रहते हैं कि अच्छाई, सच्चाई, इल्म की फरोग, ये बुनियादी उसूल है जो हर एक को फॉलो करने होंगे। हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी जो नस्ल, जो पाकिस्तानी बच्चे, इंडियन बच्चे, मुसलमान बच्चे या जो भी बच्चे यहाँ पल बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको जोड़ के लेके चल रहे हैं। हमें किसी के दरमियान नफरत नहीं फैलानी, मोहब्बत को फरोग देना। हमारा तो पैगाम भी, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। हमने तो अपनी बज़्म का मोटो भी यही रखा हुआ है। तो हमें पैगाम मोहब्बत पहुंचाना है, तरीके अपने अपने तय कर लें। हो सकता है मैं नज्म और शेर और अदब और शायरी के जरिए वो काम करना चाह रहा हूं, हो सकता है कोई और किसी और जरिए से करना चाह रहा है, लेकिन आपस में मोहब्बत, यगानियत, दोस्ती और एक उम्मत का तसव्वुर, उम्मत मुस्लिमा तो है ही, लेकिन एक उम्मत का तसव्वुर, इंसानियत का तसव्वुर बेदार करना ये बहुत जरूरी है। और इसमें कोई कैद नहीं होनी चाहिए कि हम लड़का या लड़की या ये वो सब, हर एक को लेके चलना है। तरबियत सबकी करनी है। हम ज़बान बयान पर भी काम करेंगे, हम इल्म हिकमत पर भी काम करेंगे, हम दीन और रियाजत पर भी काम करेंगे। सारी चीजों पे काम करना होगा, मिलजुल के चले, सब चीज ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सुहेल भाई, आपके, मुझे पता है आपका बहुत कीमती वक्त है, उसमें से आपने हमारे लिए टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम दिया। और जैसे कि आज इस नशिस्त के बाद भी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, तो मेरी दुआ है कि आप इसी तरीके से ये अदब, ये महफिल और ये जो एक उर्दू का जो एक उजागर किया आपने लोगों में, और अभी जैसे आपने कहा कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो भी इसी डगर पे चले, तो ये बड़ी एक मुहिम, अल्लाह ताला आपको इस मुहिम में कामयाबी अता फरमाए और हमें भी इसको लेके चलने की तौफीक अता फरमाए। और मैं नाज़रीन से भी कहूंगा कि माशाल्लाह सुहेल भाई जैसे बहुत कम लोग इस वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि इतने विजन के साथ, क्योंकि आज के दौर में सब अपने अपने जॉब्स, फैमिलीज, बिजनेसेस में बिजी हैं, और सुहेल भाई जैसी पर्सनैलिटीज जो हैं वो इस वक्त अदब को, शेर व शायरी को, उर्दू को, जबान को, इस चीज को जो हमारे अंदर हमेशा से होनी चाहिए थी, जो मिसिंग है बाय द वे, उस चीज को दोबारा उजागर करके हमारी बरतानवी नस्ल जो है, जो आने वाली नस्ल है, क्योंकि सुहेल भाई एक और बात, बहुत अच्छी बात करते हैं कि अगर अभी हमने ये नहीं किया तो इस उर्दू जबान की या इस अदब की हम ये लास्ट जनरेशन है। अगर हमने नहीं किया, आने वाली नस्ल जो है, अब जो नस्ल है वो इंटरनेट और मोबाइल और मीडिया की आने वाली नस्ल है। अगर हमने इसको ये नहीं दिया तो इनके जो बाद वाली नस्लें, उनको उर्दू बिल्कुल, या उनके पास अदब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इनकी बहुत बड़ी ये काबिश है, अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। मैं इसी के साथ आप सबका भी शुक्रिया अदा करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम एक अनदर अमेजिंग पर्सनैलिटी के साथ मिलेंगे। तब तक